नमस्कार। द पेश मेकर्स के इस एडिशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम नीट पे एक सीरीज कर रहे हैं, आज हमारे साथ बहुत खास पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों पैनलिस्ट का परिचय देना चाहूँगा। हमारे साथ एडवोकेट मिथु जैन हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में AOR हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बर्कले यूनिवर्सिटी USA से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी LLM किया है। और आप पिछले दिनों जो नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड केस था, उसमें भी आप ने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में। इस बार भी आप इस नीट 2024 में जो इरेगुलरिटीज हुई हैं उससे संबंधित जो पिटिशंस हैं उससे जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ एक दूसरे बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। आप एम्स जोधपुर में रेडियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं और आज इस पॉडकास्ट में आप एक पेरेंट के रूप में हैं। तो सबसे पहले मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगा, एडवोकेट मिथु जैन से, हर साल जो पेपर लीक को लेके प्रश्न उठते हैं, हर साल एक्यूजिशन होते हैं और हर साल कोर्ट में पिटिशंस भी लगती है। लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, 2015 के अलावा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट ने इस एग्ज़ाम को कभी कैंसिल किया हो या इस पर कोई कोर्ट की ओर से कोई एक्शन हुआ हो। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं वो भी इतने चिंतित हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार जो ये केस है इसमें स्टूडेंट्स जो रीनीट की डिमांड कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या मेरिट्स दिखाई देती हैं? आपकी जानकारी में होगा कि बहुत सी पिटिशंस कोर्ट में लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पिटिशंस हाई कोर्ट्स में लगी हैं, और वो सभी पिटिशंस अभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर भी हो चुकी हैं। तो इस बार आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है मेरिट्स के हिसाब से? First of all, good afternoon, everyone. Thank you for having me. जो आपने प्रश्न पूछा है कि मेरिट है या नहीं, सबसे पहला तो सबूत मेरिट होने का ये उससे मिलता है हमें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले तारीख पे, जब ये पिटिशन पहली बार आई, पहले तो ये 15 मई या कुछ को 17 मई को आई थी जो पहली पिटिशन थी, इवन बिफोर द रिजल्ट में जो इरेगुलरिटीज दिखी, उससे पहले ही एक पिटिशन फाइल हो चुकी थी जिसमें नोटिस हो चुका था। जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट नोटिस करती है, इसका मतलब ये होता है क्योंकि पहले दिन पे एडमिशन के लिए आता है मैटर, और एडमिशन पे कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि मैरिट में कुछ मैटर में कुछ दम है कि नहीं। अगर दम नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस जो होते हैं सारे वो पढ़ के आते हैं फाइल्स, ऐसा नहीं होता है कि आप उसी टाइम पे वो पढ़ रहे होते हैं, उनके एक दिन पहले ही उनकी सारे ऑफिस, उनके लॉ क्लर्क्स पूरा मैटर पढ़ते हैं डेप्थ में, और अगले दिन सिर्फ ये डिसाइड किया जाता है कि मैटर में अगले दिन नोटिस करना है या इसको दरवाजे के बाहर निकालना, विच इज कॉल्ड अ डिसमिसल। सो द फैक्ट दैट इट इज नॉट बीन डिसमिस्ड, दैट इज प्रूफ अलोन कि नोटिस इशू हुआ है, कि कुछ मैटर में दम है। और आज तक जो भी उसके बाद सब्सिक्वेंट पिटिशंस फाइल हुई हैं, सारों में नोटिस इशू होके वो टैग कर दी गया है, जो सबको पता है कि 8 जुलाई को आ रहा है, दैट इज द फर्स्ट रीओपनिंग डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर समर वेकेशन। सो जब भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है तो दैट इज टेस्टिमनी ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज मेरिट इन द मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पुष्पेंद्र, यस सर। आपने एज पिटिशनर इस केस को काफी स्टडी किया होगा, तो आपको कोई फर्क दिखाई देता है? एक बार 2015 में ये नीट, उस समय ऑल इंडिया PMT होता था, उसको कैंसिल किया था, रीडू किया था, और यस इस सर। वाले केस में आपको क्या ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं? सर 2015 का जो मामला था वो एक्चुअली ये था कि जो एग्जाम शुरू होने के बाद चीटिंग शुरू हुई थी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, दैट इज बाय ब्लूटूथ डिवाइसेस। ओवर हियर, as per the strong media reports as well as the investigation done by EU of Bihar police as well as CBI, the paper was in hands of people, the gangs, even a night before. So this is, in my, as a layman, I think this is a much more serious case to be taken notice of. डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। एडवोकेट मीतू से हम समझना चाहेंगे कि अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से डिसअपॉइंटेड हैं कि
जो 8 जुलाई को सारी एप्लीकेशन टैग हो गई हैं और 4 जून को रिजल्ट आया था, तो तब से एक एक दिन उनका बड़ा मुश्किल में गुजर रहा है। उनको उनको ये नहीं पता कि उनको दोबारा एग्जाम की तैयारी करनी है या ये जो रिजल्ट आया ये ही वैलिड रहेगा और इसके आधार पे वो काउंसलिंग पे जाएंगे। तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि जब ये मैटर सब जुडिस है, तो क्या गवर्नमेंट अपने स्तर पे भी कोई डिसीजन ले सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि अगर लीगल लैंग्वेज में समझा जाए तो देर इज नो स्टे ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। अब किसी और कोर्ट का तो सवाल अब उठना बंद हो गया, क्योंकि सारे कोर्ट में जो हाई कोर्ट में अलग अलग थे, ताकि अलग अलग निर्णय ना आए, इसलिए सारे मैटर अंडर आर्टिकल 139A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अगर सिमिलर मैटर्स अलग अलग हाई कोर्ट में है, अलग अलग स्टेट्स में है, राज्य में है, तो वो अपने पास बुला सकते हैं कि हम ही तय करेंगे एक वंस एंड फॉर ऑल। हाउएवर, जब भी ये मैटर्स में नोटिस हुआ है, इसमें कुछ भी स्टे नहीं है, कुछ भी इंटरिम ऑर्डर नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि देर इज नथिंग स्टॉपिंग द एनटीए और द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग एनी डिसीजन एज ऑफ नाउ। देखिए, अगर कोई भी डिसीजन लेती है, जैसे सीबीआई को ट्रांसफर खुद ही कर दिया उन्होंने, और जो एक मांग थी बच्चों की कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, उन्होंने उस दिन बोला, सुप्रीम कोर्ट का भी एक वो होता है कि नो वन, किसी के अगेंस्ट ऑर्डर्स ऐसे पास नहीं होते विदाउट देम बीइंग हर्ड। तो एक हमेशा यूजली कोर्ट में ऐसा नहीं है कि ये केस पेक्यूलियर है, हमेशा कोर्ट्स जो भी होती है, रिस्पोंडेंट जो होता है उसको एक एक बार तो समय देती है अपना जवाब फाइल करने के लिखित में, ताकि, क्योंकि वो एफिडेविट पे आता है जवाब, क्योंकि जो भी बंदा लिखेगा, जो भी एफिडेविट स्वेयर करेगा, उसकी जवाबदारी है। ओरली कुछ भी बोल सकते हैं कोई भी, इवन तो लॉ ऑफिसर्स प्रेजेंट थे और उन्होंने जैसे वो 1563 स्टूडेंट्स वाला इशू उठाया या जो भी है, लेकिन जवाब देने का टाइम है, लेकिन देर इज नथिंग दैट स्टॉप्स देम। हो सकता है, क्या पता, अगर किस्मत अच्छी हो तो 8 तारीख से पहले ही कोई, क्या पता, वो रिजॉल्व कर दे, क्योंकि जिस तरह का ये केस को मोमेंटम मिला है, जिस तरह की मीडिया कवरेज मिली है इस केस को, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो मतलब इट हैज क्रॉस्ड ऑल बैरियर्स व्हेन इट कम्स टू गेनिंग मोमेंटम। मतलब जितना बच्चे आ जाए, हाँ, और सो आज उनके तो ऊपर। आज तो राष्ट्रपति ने अपना जो अभिभाषण था उसमें भी नीट का जिक्र किया और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को अश्योर किया है कि गवर्नमेंट विल हैव ए पार्शियल इम्पार्शियल इंक्वायरी इन दिस। तो मुझे लगता है कि बच्चे यदि सरकार से अभी आशा कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है और सरकार कोई ना कोई कदम उठा सकती है 8 तारीख से पहले। बिल्कुल उठा सकती है। देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स देम, क्योंकि अभी तक कुछ और इंटरिम ऑर्डर नहीं है, हो सकता है वो उससे पहले ही कर दें, जब, या फिर 8 तारीख को निर्णय लेकर आए कोर्ट के आगे, अपने कागज लेके आए कि क्या डिसीजन हुआ है, कोई कमिटी ने क्या रिजॉल्व किया है। ओ, तो ये अगला सवाल दरअसल मेरा यही था आपसे कि अभी कोर्ट में इतनी सारी पिटिशंस लग चुकी हैं, मेरे ख्याल से हर दिन 4-5 पिटिशंस लग रही हैं और हाई कोर्ट वाली जो पिटिशंस हैं वो भी ट्रांसफर हो चुकी हैं। तो एक तो कोर्ट में जो 8 तारीख का दृश्य होगा, हम तो एक लेमैन है, आप तो डेली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स उनको देखती हो, तो किस तरह का सीन होता है और क्या स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 तारीख को ही फाइनल डिसीजन आए, जो कि आपने अभी बताया? सी डॉक्टर यादव, वी एक्सपेक्ट कि 8 के आगे डिले करना बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि काफी दिन निकल गए और आपको लोग जवाब मांग रहे हैं, और अब काफी समय बीत चुका है। 4 तारीख से, 5 तारीख से लेके 27 पे हम हैं, और 8 भी इसलिए लगाई क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की समर वेकेशन चल रही थी। इस टाइम में भी 2-2, 3-3 जजेस, 4-4 जजेस ही बैठते हैं as compared to the original strength of the Supreme Court. So 8 तारीख उन्होंने पहली दिन पे ही लगाई कि जिस दिन कोर्ट खुलेगा हम उस दिन इसको सुना जाए, एंड इन ऑल लाइकलीहुड दे शुड कम आउट विद अ डिसीजन ऑन 8th itself, आर या पार, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है बच्चों के, लाखों, 1-2 बच्चे का सवाल नहीं है ये, इट्स बिकम अ नेशनल इशू। मतलब राहुल गांधी जी इस पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, पूरा ऑपोजिशन बैठ के इसको देख रहा है माइक्रोस्कोपिक लेंस से। सो आई डोंट सी अ रीजन वाई। हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो कि 1-2 दिन, बट आई डोंट सी अ रीजन कि 8 तारीख को कुछ ना कुछ कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए। ये एक्चुअली टाइम सेंसिटिव इशू है, ऑलरेडी इसमें 1.5 मंथ का टाइम है वो जा चुका है। तो बिल्कुल आपने स्टूडेंट्स का जो मार्गदर्शन किया है कि 8 तारीख को यदि वो उम्मीद रख रहे हैं तो वो गलत नहीं है और 8 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन आने की संभावना पूरी पूरी है।
तो मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब कोर्ट ऐसे मामलों को सुनवाई करता है तो कोर्ट के सामने इस केस में, इस खास केस में क्या प्रश्न होंगे जिनका वो उसे डिसीजन लेना है? कि पेपर लीक हुआ या नहीं, कितना हुआ? अभी सरकार की ओर से या कहीं एनटीए की ओर से दलील थी कि लार्ज स्केल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, कि वो लोकल पेपर लीक है। तो ये लोकल, ग्लोबल या नेशनल लेवल, इंटरस्टेट लेवल, ये तो पेपर लीक को हम कैसे डिफाइन करें और कोर्ट के सामने क्या प्रश्न रहेगा? किस आधार पे कोर्ट है वो इसको एनालाइज करेंगे और अपना ऑर्डर पास करेंगे? See, the hearing on 8th July will be a very electric, high octane hearing because उस दिन बहुत सारे वकीलों के होने की उम्मीद है, जैसे सीनियर एडवोकेट्स भी होते हैं। आई थिंक टॉप कंट्री के सीनियर एडवोकेट्स कोई ना कोई हर पिटिशन में कोई ना कोई होंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है तो वो फाइनल डिसीजन है। सो परसुएसिव वैल्यू के लिए आई थिंक लॉट ऑफ मतलब बहुत ही इलेक्ट्रिक हियरिंग होएगी, काफी डिपेंडिंग ऑन उनका जवाब क्या होगा। लेकिन सी सुप्रीम कोर्ट जो है, हमें नहीं लगता कि वो इस इशू में जाएगा कि पेपर लीकेज का तो इशू, मतलब वो जो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है वो खुद भी इस बात को मान रहे हैं, तो ये सवाल तो एक तरह से आंसर हो गए। सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है कि देखिए वो सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, दे कैन डिसाइड। ठीक है, अल्टीमेटली फोरेंसिक्स ये सब तो एक्सपर्ट्स ही करते हैं ना, कि क्या हुआ था, कहाँ से हुआ, किसने पेपर लीक किया, कॉल रिकॉर्ड्स ट्रैक करना, उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना, विटनेसेस बनाना, कौन था, किसका वो हुआ है, एफआईआर क्या हो रही है। सो मतलब सुप्रीम कोर्ट मुझे ऐसा लगता है कह सकती है कि देखिए सीबीआई से ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, राइट। तो अब सीबीआई के पास मामला वो हो गया है, तो वो इस इशू में तो वो कहेगी लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स व्हेन इट कम्स टू सीबीआई इंक्वायरी इनटू इट। हाँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास बैलेंस करनी पड़ेगी उनको इक्विटीज, उनको सोचना पड़ेगा। देखिए, एक तरफ है लोगों के जो कह रहे हैं रीनीट मांग रहे हैं, एक तरफ उनको देखना है कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड, मतलब उनको भी एक तरह से गवर्नमेंट भी शायद ये बोलेगी, सरकार बोलेगी देखिए इतना आसान नहीं है कराना। अब वी डोंट नो, मतलब आई एम जस्ट गिविंग द पॉसिबिलिटीज, आई एम गिविंग ओनली प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, कि हो सकता है वो शायद कह दें कि ओके हमसे गड़बड़ हो गई कुछ, इस इशू इस मैटर में बहुत गड़बड़ हो गई, हम फिर से करा रहे हैं। अगर वो नहीं कहती है तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी भी है, वो कहें कि देखिए कॉस्ट कितना पब्लिक मनी है ना, एट द एंड ऑफ द डे टैक्स पेयर्स मनी है। वो एक मतलब to balance between the rights of the government, of the private people, stakeholders, कैसे होएगा, कितने टाइम में कंडक्ट कर पाओगे ये एग्जाम। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, एक बार जो जजमेंट भी उन्होंने कोर्ट करी हुई है वहां पे कोर्ट्स ने बोला हुआ है कि वी विल एक्सपेक्ट कि सब अपने पूरे जान लगा देंगे इसको फिर से रिकंडक्ट करने में, जो उन्होंने जजमेंट भी साइड करी है। बट सो कोर्ट के सामने ये प्रश्न होंगे, आई डोंट थिंक वो इसमें जाएंगे कि पेपर लीक में क्या हुआ क्या नहीं। वो कहेंगे सीबीआई के पास अ मैटर वेस्टेड है एंड सीबीआई सीज्ड ऑफ द मैटर, दे विल लुक इनटू इट। बट व्हाट दे हैव टू डिसाइड इज वेदर दे नीड टू गिव अ डायरेक्शन टू एनटीए कि आप रिकंडक्ट कराओ या नहीं कराओ इन लाइट ऑफ दीज एलिगेशंस। वो कोर्ट के पास पूरी पावर है उसको वो करने में कि कितनी गंभीरता है इस इशू में। तो कंप्लीटली वो कोर्ट का कॉल होगा, वो किसकी बात को मानते हैं और वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस वो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं। बट ये सवाल रहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक तरफ, बच्चों का फ्यूचर एक तरफ, कॉम्प्रोमाइज ऑफ हेल्थ मेडिकल प्रोफेशनल्स एक तरफ, बल्कि टाइम कितना लगेगा फिर से एग्जाम कराने में वो एक तरफ। सो बैलेंसिंग ऑल दीज इक्विटीज विल बी द क्वेश्चंस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो रीनीट के चांसेस, अभी बहुत से बच्चे जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि रीनीट के कितने चांसेस हैं। तो एक तो रीनीट का स्केल कितना होगा? कुछ ऐसी र्यूमर्स भी सुनने में आई हैं कि जैसे कुछ सेंटर्स पे रीनीट होगा, कभी कोई र्यूमर आते हैं कि कुछ स्टेट्स में रीनीट होगा, कभी कोई ऐसी र्यूमर आती है कि जो टॉप रैंकर्स हैं जैसे 650 प्लस या 620 प्लस उनका रीनीट होगा। कुछ का कहना है कि जो केवल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनका, उनके लिए दोबारा एग्जाम होगा। तो ये बड़ी केओस की स्थिति है, कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। तो अल्टीमेटली आपको ये किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर मेरे को तो ये लगता है कि कुछ भी अगर पीस मील में करेंगे तो किसी के राइट्स अफेक्ट होंगे, कोई ना कोई और याचिका डाल देगा। मेरे अगर अच्छे मार्क्स आए हैं और मतलब अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं लेकिन सिर्फ 600 प्लस वालों का लिया जाएगा,
मुझे दिक्कत होएगी, अगेन मेरे राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं कि भाई उनको सेकंड चांस क्यों, मेरे को क्यों नहीं। जब पेपर लीकेज का इशू है, कॉम्प्रोमाइज, वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड, हमें नहीं पता कि एक्सटेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमारे हिसाब से तो अगर वो पीस मील में कुछ भी करेंगे तो ऐसा सिलेक्टिव, किसी के राइट्स वायलेट होंगे, किसी और के वायलेट होंगे, कुछ सेगमेंट के होंगे, अगर 300 से नीचे का लेते हैं तो किसी और के राइट्स वायलेट होंगे। आई थिंक द ओनली सोल्यूशन इज टू हैव इट कंप्लीटली स्क्रैप्ड एंड पूरा रीनीट फॉर एवरीवन, उसमें किसी के कोई राइट्स नहीं अफेक्ट हो रहे, एंड आई थिंक इट्स फेयर फॉर एवरीवन। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल। पढ़ाई की है और आपके अच्छे मार्क्स आए तो 2 महीने बाद भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको बिल्कुल आता है, आपको पूरा आपके दिमाग में है, दिस इज वेयर एवरीथिंग इज राइट, सो आई थिंक दैट विल बी द ओनली फेयर सोल्यूशन टू इट। बिकॉज पीस मील में कि झारखंड के 5 सेंटर पे हो रहा है, राजस्थान के नहीं हो रहा है, वो राजस्थान वाले बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे कि हमारे भी हुआ था, व्हाट इज द प्रूफ? और सीबीआई इंक्वायरी 2 दिन में तो हो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल कैसे बिल्कुल। कैसे हम कंक्लूसिव एविडेंस कैसे है कि झारखंड के सेंटर में हुआ है और राजस्थान के सेंटर में नहीं हुआ है? मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ये जो किस्सा है ये पटना से शुरू हुआ था, फिर एक गोधरा में खबर आई, उसके बाद ये धीरे धीरे झारखंड के रांची, नालंदा बिहार का, फिर महाराष्ट्र का लातूर, और धीरे धीरे ये जो खुलासे इतने, और फिर खबर आई कि टेलीग्राम पे भी हुआ है, व्हाट्सएप पे भी हुआ है। तो ये सारी समाचार जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो जो पेटिशनर्स खासतौर से होते हैं उनके दिमाग में ये बात होती है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं, वो केवल मीडिया में आई रिपोर्ट्स के आधार पे अपनी ओपिनियन बनाते हैं और उसी को बेस बना के अधिकतर पेटिशनर्स हैं वो कोर्ट में गए हैं। तो ये जो मीडिया में खबरें आती हैं इनकी क्या वैल्यू है एविडेंस के तौर पे कोर्ट में? See, sir, see, media reports are definitely a whistleblower. Nothing more, nothing less. हाँ, लेकिन लोगों को जागरूक करने में, लोगों का अवेयरनेस करने में, एक मूवमेंट को मोमेंटम देने में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मीडिया। आज घर घर में जो डॉक्टर नहीं भी हैं, जो लोग इससे मतलब मेडिसिन से कोई उनका ताल्लुकात नहीं रहता, फिर भी उस घर घर में इस बारे में डिस्कशन हो रहा है। अरे देखो नीट में क्या हो रहा है, अरे होएगा या नहीं होएगा। सो मीडिया इन टर्म्स ऑफ दैट, यस, मीडिया हैज प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे लोग शेयर कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, पूरे देश के लोग एक अपना कोई इंसिडेंट शेयर कर पाता है। अगर मीडिया नहीं होता तो शायद ये सारी बातें लाइट में भी नहीं आती। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट वी हैव टुडे, बी इट ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग, न्यूज रिपोर्ट चैनल्स। सो ये एक मोमेंटम देने में तो ठीक है, बट मीडिया रिपोर्ट जब तक कुछ भी एफिडेविट पे नहीं है, देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ टू एनीथिंग। ठीक है, मैं अपने घर में बैठ के कुछ न्यूज़पेपर से छपा सकती हूँ कि हमें पता चला है कि एनटीए फाइलिंग मतलब रिकंडक्ट कर रहा है वो 500 बच्चों के लिए, छापने को वो छाप देंगे, राइट? बट देयर इज नथिंग ऑन एफिडेविट। एफिडेविट इज समथिंग जहाँ पे किसी का जब जवाब फाइल होएगा, जब एनटीए रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया फाइल करेगी, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल चीज क्या है। This can't be, this मतलब should not be made to make an opinion. Yes, it's good to अपने आप को नॉलेज में रखना कि अच्छा ऐसा हो सकता है वहां पे हुआ हो, but it may not be, all media reports may not be true also. बिल्कुल, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे आप शक आपके दिमाग में होता है और आप कोर्ट के नोटिस में चीजें ला सकते हो, बट अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसका जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन क्या था उसके बेसिस पे ये कोर्ट डिसाइड करता है। हाँ 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 जी, बिल्कुल सही। एक और प्रश्न जो बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं कि एक तो ये 2015 का जो ऑल इंडिया पीएमटी था वो स्क्रैप हुआ था, इसके अलावा कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा एग्जाम, जैसे पिछले दिनों यूपी में भी एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो दोबारा आयोजन करने के आदेश दिए गए थे, स्क्रैप हुई थी, तो ऐसा आपकी जानकारी में कोई ऐसे एग्जाम हो जो इस तरह से बड़े स्तर पे हुए और फिर उनको पेपर लीक की वजह से या इरेगुलरिटीज की वजह से कैंसिल किया गया हो? सी सब पुराने तो नहीं याद, बट अब बिग एग्जाम्पल इज जो अभी एनईटी कैंसिल हुआ। एनटीए ने ही अभी एनईटी कैंसिल करा, एग्जाम होने के बाद कैंसिल किया गया है वो, जहां तक मेरी बिल्कुल नॉलेज है। एग्जाम लिखने के बाद, मतलब दिस इज द फैक्ट, दिस इज अगेन टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट they themselves think that the entire process is shrouded with controversies. One, two,
कि जो अभी नीट पीजी कैंसिल हुआ है एग्जाम, कितने कितने लोगों की रिपोर्ट्स आ रही है कि बच्चे 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर आए और 2 दिन पहले कैंसिल हो गया। सो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास या गवर्नमेंट के पास ये पावर्स नहीं है, ये मतलब उनके पास दृष्टिकोण नहीं है इसको कैंसिल करके फिर से कराने का, जब वो एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। तो ये नीट यूजी का एग्जाम तो एक सबसे पहला मतलब स्टेपिंग स्टोन होता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। सो उस पे आधारित होता है कि वेदर एक बच्चे में कॉम्पिटेंस है एंड पीपल, यहाँ पे मेडिकल उसका सवाल है, साइंस का सवाल है, जहाँ पे अगर इनकॉम्पिटेंट लोग बन जाएंगे तो कल मतलब ओनली सोसाइटी इज एट हार्म, नो कि वो कैसे बच्चे वो करेंगे। नेशनल लेवल का एग्जाम है जैसे यूपीएससी वगैरह होता है, और अब तो लॉ भी आ गया, अगर आपने देखा होगा इन लाइट ऑफ दिस मूवमेंट, पब्लिक फेब्रवरी में एक लॉ आया था जो लोकसभा नोटिफाइड राज्यसभा नहीं हुआ ने, था। हाँ लोकसभा हम्म। ने पास किया, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब देश में लॉ बनता है राज्यसभा पास करती है, लोकसभा पास करती है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, या तो जिस दिन प्रेसिडेंट अपना एसेंट देती है उस दिन लॉ आ जाता है, या फिर एक्ट में ही लिखा होता है कि जब सेंटर नोटिफाई इसको करेगी तब इट विल कम इनटू फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला लॉ था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। सो इट रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इन फेब्रवरी। हाउएवर इन लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस आज तक नोटिफाई नहीं हुआ था फेब्रवरी से। अब जब से ये इशू मुद्दा गर्म हुआ है तब से 21 जून को इन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया है। इसके अंडर रूल्स हैं सेक्शन 16 17 ये जो है, ताकि यूपीएससी और जो भी एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एनटीए, रेलवे एग्जामिनेशन, ये सारे गवर्नमेंट ऐसे वाले जो स्तर पे जो एग्जामिनेशन होते हैं सब पे लागू होगा, जिनमें 3 से 5 साल का जेल टाइम है, 1 करोड़ की फाइन है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर आप कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड अगर आपका वो है कि जैसे जो गैंग्स चलते हैं ये सब करने के, अगर आप उसमें पकड़े गए तो आपको 10 साल की सजा है। सो दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड टू इम्प्रूविंग थिंग्स, बट अभी वही वाली बात है कि वी हैव माइल्स टू गो बिफोर वी अचीव our objective and these बिल्कुल incidents should not happen in future। तो बिल्कुल। ये सारा मेस वो है ना, जैसे आप लोग मेडिसिन में बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो डेटरेंट वही। होगा, ये बहुत बड़ा डेटरेंट होगा। और हम्म। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र आपके पास आऊंगा, एक आखिरी सवाल मैं एडवोकेट मीतू जैन से पूछना चाहूंगा कि यदि ये जो पेपर लीक की खबरें हैं ये 4 तारीख को, 4 मई को जब एग्जाम हुआ था उसके बाद आई थी, यदि सेम न्यूज है वो 4 तारीख से 1 या 2 दिन पहले आ जाती, और अब चूंकि एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो क्या फर्क होता? मान लीजिए 4 मई से 1 दिन पहले 3 मई को पेपर लीक की सूचना आ जाती, और तो एक तो वो स्थिति थी, और दूसरी स्थिति अब हम एग्जाम के बाद और रिजल्ट के भी 1.5 महीने बाद की स्थिति में हैं। तो इन दोनों में कोई फर्क देखती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके सामने है, जैसे नीट पीजी का इशू हुआ वो पहले ही कैंसिल कर दिया इन लाइट ऑफ इतना मास प्रोटेस्ट, इन लाइट ऑफ द फैक्ट कि इतनी इरेगुलरिटीज आ गई। अगर ये उससे पहले इस उसका मैग्नीट्यूड का मोमेंटम होता है इस मूवमेंट में, तो मुझे जरूर लगता है कि बिल्कुल सरकार उसको उस टाइम पे ही रेक्टिफाई कर देती। ये जो सारा मेस क्रिएट हो गया है, क्योंकि हिज राइट्स वर्सेस माय राइट्स, राजस्थान के बच्चे वर्सेस झारखंड के बच्चे, अब सबके राइट्स अलग अलग क्रिएट हो गए, अलग अलग अक्रू हो गए हैं। तो इसका इसीलिए मेरे को लगता है कि इसका तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है, टू लुक फेयर, बिकॉज जस्टिस शुड, और ऐसा बोलते हैं ना जस्टिस में कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन। दिखना भी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। सो दिखाई देने में यही मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन यही है, ताकि कोई उन पे उंगली ना उठा सके, कोई ये ना बोले कि जैसे अभी 1563 वाला था कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया। जो दरखास्त हमने भी लगाई थी वो ये थी कि ये 1560 वाले बच्चे भी आपने ना पब्लिक करे हैं, ना उनके नाम पब्लिक है, ना उनके स्कोर्स पब्लिक हैं। अगर इतना ट्रांसपेरेंसी से है तो पूरा ट्रांसपेरेंट लगाओ बोर्ड्स पे, जैसे बड़ा बड़ा रिजल्ट आता है, जब जैसे यूपीएससी का आता है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आता है, तो बड़े बड़े 10 बोर्ड पे लगना चाहिए सारे बच्चों का स्कोर, बिल्कुल। तो ताकि ये तो शंका की शंका, कोई आप वो ही मत छोड़ो, स्कोप ही मत छोड़ो शंका की कोई। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी का तो डे 1 से अभाव दिखाई दे रहा है।
डॉक्टर पुष्पेंद्र, आप Yes, sir. एक पेरेंट के तौर पे इस ये पूरी जो मैं तो कहूँगा त्रासदी है, ये 25 लाख बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और आप एक पेरेंट के रूप में डे वन से इससे जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से आप देख रहे हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, आपने नीट, यूजी, पीजी और सभी तरह के एग्जाम दिए हैं, आप मौलाना आजाद से पास हैं, तो मुझे लगता है कि आप बच्चों की पीड़ा को एक डॉक्टर के रूप में भी आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आप तो पेरेंट भी हैं। तो अभी एडवोकेट मीतू जैन से जो हमारी चर्चा हुई, उसके बाद आपको क्या लगता है कि केस की डायरेक्शन क्या रहेंगी, इस केस में क्या मेरिट्स हैं, और ये आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आई थिंक इट्स द विजडम ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट्स प्लेस्ड बिफोर देम। एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मिट्टू मैम जैसे कह रही थी कि एनटीए का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसी तरह सीपीएमटी जो पहले यूपी के लिए, जो हर स्टेट के लिए अलग अलग होते थे मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, तो सीपीएमटी एक टेस्ट होता था, तो 2004 में और 2005 और 2014 में वो कैंसिल हुआ। 2005 में इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली और एक स्पेशल टीम गई और उन्होंने देखा कि देयर वाज अ टीम of scamsters who were waiting for the people to receive the paper from them. तो ये एक दिन पहले की बात है और वो पेपर अभी गलत हाथों में पड़ गया था, बट वो पोटेंशियल जो बेनिफिशरीज थे उनके पास नहीं पहुंचा था। और ये उस टाइम की बात है जब ये हमारे पास इंटरनेट इतना फास्ट नहीं होता था, फोन पे इंटरनेट वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, तब भी वो अथॉरिटीज ने टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस उसको कैंसिल किया। देन वी कम टू 2014, दी स्ट्रॉन्ग रूम जो थे बैंक्स के, जहाँ पे ये सीपीएमटी का ही दोबारा पेपर जो था, उनमें से एक जो ट्रंक था उसकी सील टूटी पाई गई few days before the exam, and that was reason enough for again the conducting authority जो थी उस टाइम, उस साल केजीएमसी करा रहा था, उन्होंने उसको कैंसिल किया। तो जैसा मिट्टू मैम ने कहा कि जो हायर एजुकेशन के एग्जाम होते हैं, इनमें देयर शुड नॉट बी इवन अ शैडो ऑफ डाउट, कि शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 2-3 साल से लगातार पढ़ रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, तो द लीस्ट दैट दे एक्सपेक्ट इज कि कम से कम एक फेयर उनको एग्जाम मिले जो कि पहले से कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कोर्ट ने जो पहली हियरिंग थी उसमें ही कोर्ट ने एक बहुत सख्त टिप्पणी की थी, और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये सारा जो इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर कोर्ट ने ये भी बोला था, वी वांट आंसर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्ड्स कोर्ट के थे, वी वांट आंसर्स। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोर्ट का रवैया है वो बहुत ही सख्त रहने वाला है एनटीए के लिए, और एनटीए को डिफेंड करने में मुश्किलें आएंगी, खासतौर से जो मीडिया की रिपोर्ट्स को यदि हम सही मानते हैं तो बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है जिसमें रीनीट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप सभी दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और मुझे लगता है कि बच्चे और जो पेरेंट्स हैं जो एक एक दिन बहुत चिंता में उनका गुजर रहा है, उनको जरूर आपकी जो ये चर्चा है उससे उनका ज्ञानवर्धन होगा, और उनको एक मार्गदर्शन भी मिलेगा कि उनको कैसे इसको अप्रोच करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।